नमस्कार विद्यार्थियों। जनजाति समाज में अंतिम कोर्स के अंतिम पड़ाव पे हैं हम। मध्य प्रदेश में यूँ तो सभी ज़िलों में जनजाति समाज है। यहाँ पे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब बहुत ज़्यादा जनजातियाँ थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद भी मध्य प्रदेश में जनजातियों का संख्या कम नहीं हुई है। आज भी जनजाति बहुत हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं गोंड, भील, भलाला, कोरकू और एक भारिया और सहरिया। भारिया, बैगा, सहरिया, ये तीन जनजातियाँ आदिम जनजाति में हैं। सहरिया शिवपुरी में है, बैगा डिंडोरी में और भारिया पातालकोट में। लेकिन तीन प्रिमिटिव जनजातियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की सबसे प्रमुख, उन्नत और सभ्य जनजाति में आती है। जबलपुर तो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रतापी महारानी रानी दुर्गावती के बलिदान को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन्होंने अकबर को धूल चटाई थी। ये गोंड महारानी है। मतलब इनका बहुत उन्नत इतिहास है, बहुत संस्कृत हैं, बहुत सभ्य हैं। गोंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, कई राज्यों में इनका निवास है। मध्य प्रदेश के तो लगभग सभी 51 जिलों में गोंड जनजाति का निवास है। गोंड जो शब्द है तेलुगु और द्रविड़ भाषा का शब्द है जो कोंड का अपभ्रंश है। तेलुगु भाषा में कोंड शब्द का अर्थ होता है पेड़ पौधों से आच्छादित पर्वत। गोंड चूंकि पर्वतों में निवास करने वाली जनजाति है, इसलिए इसको कोंड से कन्वर्ट होकर वो अपभ्रंश होकर गोंड में कन्वर्ट हो गया। ऐतिहासिक अध्ययन बताते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल के गोंड क्षेत्र के मूल निवासी होने के कारण इनका गोंड पड़ा। प्राचीन काल में गोंडवाना राज्य जो था कई भागों में था, इसलिए गोंडवाना लैंडवासी गोंड कहलाने लगे। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी और समृद्ध और विकसित जनजाति है। छिंदवाड़ा, मंडला, महाराष्ट्र का चांदा, आंध्र प्रदेश का आदिलाबाद, वारंगल, मध्य प्रांत, बरार में ये फैले हुए थे। छिंदवाड़ा का देवगढ़ राजवंश, वारंगल का खेरला राजवंश, मंडला का दुर्गावती राजवंश समृद्ध राज्य थे। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में गोंडों का साम्राज्य। इनकी कई उत्पत्ति की कथाएं हैं। कुछ कहते हैं कि महाजल प्लावन हुआ था सृष्टि में। महाजल प्लावन में जल और ईश्वर का अस्तित्व था। ईश्वर ने सर्वप्रथम कौवे और केकड़े की उत्पत्ति की और उनको मिट्टी लाने के लिए कहा। केकड़े मिट्टी की जगह एक केंचुए को ले आया। केंचुए को दबाने से जो मिट्टी प्राप्त हुई उसे ईश्वर ने जल पर बिखेर दिया, जिससे अलग अलग द्वीपों के रूप में पृथ्वी का जन्म हुआ। बाद में ईश्वर ने महादेव और पार्वती को अपने शरीर से पैदा किया। महादेव ने 12 गौण और 13 हिंदू देवताओं को जन्म दिया। महादेव से ही गौण जनजाति की उत्पत्ति। ये कथाएं हैं जनजाति क्षेत्र में जो हमको सुनने को मिलती हैं। फुक्स एक ब्रिटिश प्रशासक थे। उनका कहना है गोंडों का सामाजिक संगठन विभिन्न प्रणालियों पर आधारित है। ये कुलगत और क्षेत्रीय हैं। गोंडों के सर्वाधिक प्रचलित गोत्र जो है मरकाम, नेताम, रेकाम है। ये अनेक उपभागों में बटी है। फुक्स जो थे मानव शास्त्रीय अध्ययन भी किया उन्होंने प्रशासक के साथ साथ। उन्होंने कहा राजगौंड ये सर्वश्रेष्ठ गौण है। ये प्राचीन गौण साम्राज्य की वंशावली मानी जाती है। यह नाम और पदवी व्यवहारिक रूप से गौणों की भूस्वामी उपशाखा के लिए। इनमें एक होते हैं कौटिल गौण, ये हिंदुओं के समान जीवन व्यतीत करने वाली उपजाति है। रघुवाल गौण ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कृषक रघुवाल गौण कहलाते हैं। पांडल गौण ये राजगौण के पुरोहित जो होते हैं वो पांडल गौण कहलाते हैं। औज्याल गौणों की उपजाति गौणों का गुणगान करने वाली होती है, उसको औज्याल गौण। एक होते हैं धौली गौण। ये धौली गौण वैवाहिक अवसर पर ढोल बजाने का काम करते हैं। धोटियाल गौण ये टोकरी बनाने के काम के साथ साथ जड़ी बूटियां भी जंगलों से एकत्र करते हैं। मारिया गौण, मारिया आजकल मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र पूरा मारिया गौण के नाम से कहलाता है, जिसमें अबुझ भाड़ तो एक आज भी अजूबा बना हुआ है। कोई को पालगौण गौणों की जनजाति पशुचारण, पशुओं को चराने का काम करती है। एक होती है भूरिया गौण, छत्तीसगढ़ के मारिया गौण से संबंधित है। ये मुरिया गौणों के लिए घोटुल का निर्माण करते हैं। भूरिया गौण जो होते हैं मुरिया के लिए घोटुल युवा गौणों का निर्माण करते हैं। एक है मारी गौण, गौणों की सबसे पिछड़ी हुई अवस्था मारी गौण है। ये कृषि और तेल का काम करते हैं। रामनवासी गौण गौणों की उपजाति भी है अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में। एक है कोलान गौण। कोलान गौण प्रत्येक गौण कबीले में
वैवाहिक अवसर पर उपस्थित होते हैं और वैवाहिक कार्यों में इनकी सक्रियता रहती है। ये फुक्स के द्वारा गौणों के सामाजिक संगठन और उनके अलग अलग उपभाग बताए गए हैं। शारीरिक बनावट के हिसाब से देखा जाए तो गौण द्रविड़ प्रजाति के माने जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल सीधे और काले होते हैं, इनके हाथ पतले होते हैं, नथुने जो है फैले हुए होते हैं, मुंह और सिर चौड़ा होता है, हाइट इनकी कम होती है। ये गौंडी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा में द्रविड़ भाषा परिवार की तेलुगु भाषा का प्रभाव। इनका आवास जो है हैबिटेट, ये प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ी, घाटी, जंगल या नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं। इसलिए अधिकांश गौण सड़क से दूर जंगलों में बसते हैं, सड़क के पास ही नहीं बसते। ये प्रकृति प्रेमी हैं। इनका प्राकृतिक जीवन एक आदर्श जीवन है। मध्य प्रदेश में आप आइए कभी, मध्य प्रदेश में जो लोग रहें देखेंगे, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिडोरी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, बैतूल, गौणों का प्राकृतिक आवास। ये प्राकृतिक क्षेत्र बहुत बढ़िया है क्षेत्र, यहाँ पे गौणों का निवास है। गौणों की बहुलता के कार्य ही सारे गांव गौण गांव कहलाते हैं। ये पहले स्थानांतरित कृषि करते थे, इसलिए इनका निवास भी बदलता रहता था, लेकिन अब जब से ये विकास की दौड़ में आ गए तो एक ही जगह रहने लगे, स्थायी कृषि कर रहे हैं, स्थायी निवास भी हो गया है। छोटे झोपड़ी नुमा और मिट्टी के बने आजकल पक्के घर भी हो गए इनके। जो पहले छत इनकी घास फूस की होती थी, आजकल सीमेंटेड हो गई है। घरों में आंगन होता है, घर के पीछे बाड़ी होती है जिसमें सब्जी भाजी लगाते हैं। लकड़ी, मिट्टी, बांस के इनके घर जो रहते हैं पहाड़ी ढलान पे होते हैं, पर्याप्त कृषि योग्य भूमि के पास होते हैं ये। और अपने घर इनके बहुत साफ सुथरे और काफ़ी सजावट वाले होते हैं। इसमें ड्राइंग पेंटिंग भी करते हैं। इनके यहाँ घर में एक अनाज की रखने के लिए मिट्टी की कोठी होती है। देवी देवताओं का स्थान भी इनके घर में होता है। काफ़ी कलात्मक और साफ। किसी भी गौण घर में अगर हम जाएंगे तो प्रथम दृष्टया हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, साफ सुथरे होते हैं। 30 से 35 फीट लंबे और 10 से 15 फीट चौड़े होते हैं। इनके यहाँ एक कमरा है, देखिए गौणों में एक अतिथियों के लिए कमरा भी होता है। इनके यहाँ कोई अगर परिवार में आसपास के गांव से कोई आए तो उसके लिए एक अतिथि रूम भी होता है, गेस्ट रूम जो हम कहते हैं, वो भी रहता है। घर के बगल में पशु पालन करते हैं तो पशुओं के लिए पृथक स्थान रहता है। यहाँ कलात्मक कृतियाँ रहती हैं इनकी दीवारों में जो महिलाएं बनाती हैं, जिसमें फूल, पत्ते, पशु, पक्षी, शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए पूजा पाठ इनके जो प्राकृतिक देवी देवता उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। वस्त्र इनके साधारण होते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। ये सामान्यतः स्वयं ही सिलते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण आजकल ये खुद नहीं बना रहे, बाजार से खरीद रहे हैं। पुरुष घुटने तक की धोती, बंडी, कंधे पर एक पिचौरा था दुपट्टा डाल लेते हैं। स्त्रियां जो हैं सिर पे, पुरुष पगड़ी भी बनाते हैं कुछ लोग। स्त्रियां जो है चांदी का चूड़ा, गले में मोहर, कान में बूंदा और 8 गजी घुटने तक की कांच लगाकर साड़ी पहनती है। पुरुष नीली या काली बंडी विशेष रूप से वो पूरे साल भर पहने रहते हैं। और गौण महिलाएं लाल, जामुनी, हरे रंग के साथ सफ़ेद रंग पसंद करती हैं। केस सज्जा के प्रति बहुत सतर्क रहती हैं। कंघा इनके बालों में हमेशा रहता ही है। गुदना भी है, बड़े गौणों में भी गुदना एक अनिवार्यता के रूप में है। गुदना इनके पुरुष और महिला दोनों के शरीर में देखने को हमको मिलेगा गुदना। गौण भोजन क्या है? कोदो, कुटकी और बाजरा। ये कोदो कुटकी के पेड़े बना लेते हैं, उसको खाते हैं। चावल, सब्जी, ज्वार, गेहूं ये आजकल खाने में उपयोग करने लगे हैं। इसके साथ साथ कंद मूल, जंगली जानवरों का मांस, कोदो का भात इनका प्रिय आहार है। बस्तर के जो गौण हैं वो चूहे और चींटी भी खाते हैं। इसके साथ साथ महुए की शराब इनका प्रिय है। महुए को ये अन्न मानते हैं। इनके कोई भी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य होते हैं तो उसमें बिना महुए की शराब के ये कार्य संपन्न नहीं होते। इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। गौणों का जो निवास मैंने पहले ही बताया था कि सड़क से काफ़ी दूर होता है, सड़क के पास नहीं बसते, सड़क से काफ़ी अंदर इंटीरियर में गांव में बसते हैं। और 10 से 25 गौण परिवार की बसाहट एक गांव में मिलेगी। ये ज़्यादा बसाहट इनकी नहीं रहती, कम लोग ही रहते हैं। 10 से 25 की बसाहट रहती एक एक गांव में। फिर उसके बाद दूसरा गांव ये बसा लेते हैं और वहाँ सिर्फ गौण जो हैं तो गौण ही रहेंगे, दूसरे नहीं। आजकल हालांकि दूसरी जातियों के लोग भी रहने लगे हैं, लेकिन इनके जो मोहल्ला रहता है जहाँ पूरे गौण हैं सिर्फ वहाँ गौण ही परिवार रहेंगे और दूसरे लोग दूसरी जगह रहते हैं। ये 2 वर्ग रहते हैं इनमें। एक इनके मालगुजार, मुकद्दम और पटेल का वर्ग होता है जो राजगौण कहलाते हैं, जिनका शासन चलता है, जिनकी शक्ति चलती है। वहीं दूसरा मजदूर वर्ग होता है जिसमें मजदूर, कृषक, कर्मचारी होते हैं। इनको घुरगौण कहते हैं। इनका चेहरा चपटा, माथा चौड़ा, कुछ लंबा, नाक चपटी होती है, आंखें काली,
ये रंग और मध्यम और काला होता है। ये बहुत ही सहनशील, सहृदय और सच्चे विश्वसनीय होते हैं। बहुत ही सरल होते हैं गौण लोग, मेहनती भी होते हैं। गौण समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ ऐसी मानता है कि पुरुष सीड है, बीज है, और महिला खेत है, फील्ड। बीज खेती से अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पुरुषों का ज़्यादा महत्व है। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। एकल परिवारों का चलन है, यहाँ संयुक्त परिवार नहीं है। विवाह के पश्चात लड़का बहू को अपने मूल परिवार से अलग रहने की इनके यहाँ परंपरा है। शादी के बाद अलग रहेंगे। ये गोणी बोली बोलते हैं, द्रविड़ भाषा का प्रभाव है। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का भी प्रभाव, छत्तीसगढ़ के रहने के कारण मुरिया और माड़िया लोग गोणी के साथ हल्बी का भी प्रयोग करते हैं, और आजकल हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। इनके संस्कार गीत, ऋतु, पर्व, सामाजिक गीत बहुत गाते हैं गायन। इनके प्रसिद्ध गीतों में कर्मा, ददरिया, सुआ, फाम, रीना, भड़ोनी है। ये इनके हर वक्त मौज मस्ती का रहता है। आदिम कथाएं जिसमें पंडवानी, रामायणी, गौणवाणी का बहुत प्रचलन है। गौणों की मैंने बताया ना सबसे उन्नत और विकसित जनजाति है, तो इनके यहाँ बहुत गाथाएं जो हैं उनके वो हैं। इनके बहुत सी पंडवानी गाथा पे, महाभारत पे आधारित है। जो छत्तीसगढ़ में एक तीजन बाई थी, पद्मश्री अवार्ड मिला है, पंडवानी गाथा के लिए प्रख्यात थी। वो गौणों नहीं बल्कि तीजन बाई ने उसको विश्व प्रसिद्ध किया है। महाभारत पे आधारित थी पंडवानी, पूरा एक गाथा थी, उसमें महाभारत को छत्तीसगढ़ी और गौड़ी भाषा में उन्होंने गाया। बहुत अच्छे थे वो गाती थी, और स्टेज में बिल्कुल वीर रस के हिसाब से करती थी। तो भारत ही नहीं विदेशों में प्रसिद्ध है वो। गीत गाथा के साथ साथ गौण जीवन में पहेलियाँ, छोटी छोटी गाथाओं का प्रचलन होता है। मिथक भी हैं इनके यहाँ। धरती, आकाश, सूर्य, चांद, जलवायु, पशु पक्षी से उत्पत्ति ये लोग मानते हैं अपनी, इसलिए इनके जीवन के अभिन्न अंग है। इनमें गौणों में समझ, विश्वास और आस्था इतना ज़्यादा होता है कि इसके प्रत्येक रहस्य यथार्थ को गहराई से जानते हैं। गौण धर्म मूलतः जनजाति हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। एक बहुदेववादी समाज है। इनके यहाँ बहुत देवता हैं, देवी देवता। ठाकुर देव, नारायण देव, नागेश्वर देव, लिंगो देव, पैंसासुर, झूला देव, भरई माता, रातमाई, पृथ्वी माता, ये बहुत सी हैं। भूमि का चयन, फसल बुआई, वर्षा, शिकार, बीमारी, इस सब से बचने के लिए झाड़ फूक, जादू, टोना, तंत्र मंत्र आज भी करते हैं गौड़ लोग। और इनके यहाँ ऐसा माना जाता है, बड़ा देव के विषय में इनकी मानता है कि ये ब्रह्मचारी हैं और उपकार करने वाले हैं। वह फूल से पैदा होता है, इसलिए इसका स्वभाव फूल जैसा कोमल और फूल की सुगंध जैसा है। केसर हल्दी के बिस्तर पे खेला कूदा। ये कांटे के बिछौने पर बैठ के इसने तपस्या की, बड़ा देव के लिए मानते हैं। ये उपकार करने वाला देव है। गौण लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, काला जादू, वर्षा नहीं होती तो गौण लड़कियां निर्वस्त होकर खेत में हल जोतती हैं, जिससे इनका ऐसा विश्वास है कि बारिश होने लगी। गोत्र और टोटम का विशेष महत्व है। ये टोटम के प्रति इनमें भय और श्रद्धा होती है। 69 प्रकार के गोत्र गौणों के हैं। गौण परंपरावादी हैं, रीति रिवाज परंपराओं से बंधा हुआ है। ये उससे अलग नहीं होना चाहते। जन्म से मृत्यु तक इनके यहाँ विभिन्न परंपराओं का निर्वहन होता है। नवजात शिशु को जन्म के समय शुभ माना जाता है। आदिवासी लोग संतान को गौण परिवार की समृद्धि मानते हैं। पुत्र पुत्री को समान भाव से देखा जाता है। गर्भिणी स्त्री का सम्मान है। 12वें दिन जन्म के नामकरण होता है। सभी को बुला के भोजन किया जाता है। जन्म संस्कार की तरह गौणों में विवाह संस्कार वंश वृद्धि के लिए माना जाता है। गौण में रजस्वला होने के पूर्व लड़की का विवाह करना गौण पवित्र कार्य मानते हैं। एक विवाही होते हैं। गोत्र, टोटम और समूह के बाहर विवाह नहीं करते। ममेरे, फुफेरे, भाई बहनों के विवाह का इनके यहाँ प्रचलन है। विवाह पूर्व यौन संबंधों को सामान्य माना जाता है, लेकिन विवाह पश्चात यौन संबंध इनके यहाँ दूसरों के साथ प्रतिबंधित है। ये व्यभिचार को पसंद नहीं करते। इनकी मानता है घर में पूर्वजों की आत्मा के निवास होने के कारण घर में संभोग, इंटरकोर्स करने से आत्मा नाराज होगी, इसलिए बाहर करते हैं। लेकिन अब उसका पालन ऐसा नहीं है, हो रहा है। ये प्रशिक्षण के लिए घोटुल इनके यहाँ होते हैं। अतिथि युवा गृह, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। चांदा, महाराष्ट्र के चांदा और बस्तर में घोटुलों का सर्वाधिक प्रचलन है। घोटुल गांव के किनारे पर बना हुआ एक बड़ा घर और कमरा होते हैं। इसमें गांव के सभी यूथ, लड़के लड़कियां रात में एकत्र होते हैं। इसमें लड़के को चेले और लड़की को चेलियारी, मुटियारी कहते हैं। घोटुल का मुखिया सिरदार, सिलेदार या कोटवार कहलाता है। यहाँ युवा यौन इच्छा का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं। यहाँ रात भर नाचते हैं। मुरिया घोटुल में यौन संबंधों की छूट है, जबकि अन्य घोटुल में इसकी मनाही है। ये एक यूथ क्लब के तरीके से है। ये पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से नहीं मानते। मरने के बाद इनका कहना है कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो इनका
व्यक्ति का अग्निदाह किया जाता है। बीमारी से अगर सर्वदन से मृत्यु होती है तो उसको दफनाते हैं। आर्थिक संगठन इनका पूरा वन और कृषि पर आधारित है। 64% गोंड मध्य प्रदेश के कृषक हैं। वनोपज संग्रह, मछली का शिकार, मजदूरी, तेंदुपत्ता, कोंदो, कुटकी, उड़द, तिलहन की खेती, अचार, हल, आंवला, महुआ, साल बीज, मोहलाइन पत्ता का संग्रहण करते हैं। तेंदुपत्ते में जिनको बहुत सरकार से पैसा मिलता है। जनजाति शौकीन होते हैं शिकार के। पशु पक्षी मछली फंसाते हैं। लेकिन शिक्षा का भी इनमें असर हो रहा है और आज जनजाति समाज बहुत संस्कृत होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जनजाति नेतृत्व भी काफ़ी बढ़ गया है। जनजाति नेतृत्व बढ़ गया है। केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और उसके कारण ये अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी विकसित अवस्था में है जनजाति। इनके अपने राजनीतिक संगठन में इनकी अपनी जाति पंचायत है। इनका मुखिया मुकद्दम कहलाता है जो सभी विवादों, भूमि, धार्मिक, सामाजिक मामले देखता है। गोंड जनजाति में मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं और हीरा सिंह मरकाम एक सशक्त नाम है। लेकिन गोंड जनजाति आधुनिकता के संपर्क के कारण तीव्रता से इसमें परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में इनका पहनावा, भोजन, रहन सहन परिवर्तित हो रहा है काफ़ी कुछ। आधुनिक कृषि के साथ साथ गोंड लोग शासकीय नौकरी भी करने लगे। झाड़ फूक का प्रचलन भी घट रहा है। गोंड संस्कृति के कारण स्वयं को अब क्षत्रिय भी बताने लगे। गोंड ठाकुर द्वारा अपने को परिचय कराते हैं। यहाँ एमएन श्रीनिवास की जो संस्कृताइजेशन की थ्योरी है वो हो रही है कि सिद्ध हो रही है। आजकल बहुत से गोंड अपने आप को गोंड ठाकुर के नाम से, ठाकुर में जनजाति के साथ साथ ठाकुर में, और ये पूरी तरह से हिंदू के ही एक संप्रदाय या एक वो है, गोंड जनजाति है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कर्मशील, शिक्षित, सांस्कृतिक और सब और उन्नत जनजाति है। कल हम एक और मध्य प्रदेश की जनजाति, प्रमुख जनजाति भील के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की हमारी क्लास चल रही है जिसमें कल हमने जनजाति समाज की चर्चा प्रारंभ की। जनजाति समाज एक ऐसा समाज जो अपना अलग उसका अस्तित्व होता है, अलग संस्कृति होती है, अलग व्यवस्था होती है। ये प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति में जीवन यापन करता है। इसकी कुछ जनजाति समाज की कुछ समस्याएं हैं जिसमें हमें चर्चा करना जरूरी है, लाजमी है। जनजाति समाज को प्रशासकों, मानव शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों ने सबने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। प्रशासक जहां उनके प्रशासनिक क्षमताओं, प्रशासनिक योगदान पे चर्चा करते हैं, मानव शास्त्री उनकी जीवन के बनावट, रंग, रूप इस पे अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्री उनके सामाजिक पक्ष कि उनकी नातेदारी कैसी, परिवार क्या है, वैवाहिक व्यवस्था क्या है, इनका सहयोग कैसा होता है, उसमें आत्मसात के गुण कैसे होते हैं, उनकी संस्थाएं कैसी हैं, इन आयामों से देखते हैं। और इन्हीं तीनों के अध्ययनों के आधार पे हमने इनको समस्याएं इनकी जानने का प्रयास किया। ये तीन उसमें बांटी जा सकती हैं। पहला, ये यथा स्थिति में जी रहे हैं, ये आइसोलेशन में, अलगाव में है। दूसरा, इनमें एसिमुलेशन की एक समस्या है, आत्मसात्मीकरण, और इंटीग्रेशन, एकीकरण। ये तीन चीज़ें जो हैं हमको इसके आधार पर इनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा। अलगाव, आत्मसात्मीकरण, एकीकरण। शुरू से ही जनजातीय समाज ने स्वयं को अलगाव या यथास्था स्थिति, नो चेंज वाली स्थिति में रखा है, जिससे विकास की दौड़ में ये पिछड़ते चलेगा। और इनके ऊपर अलगाववादी होने के कारण, एकीकरण यथास्थिति में रहने के कारण ये आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी, जिससे ये विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो गए। अर्थात इनकी समस्याओं का मूल कारण क्या है? ये अलगाव में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इनमें गतिशीलता नहीं, ये यथास्थिति में जीवन जीना चाहते हैं, जिसके कारण इनकी जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ता गया, संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जो हैं विकास की दौड़ में तो पिछड़े ही, साथ साथ इनके सामने आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त होने से ये विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो गए। वहीं आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया ने क्या करा कि विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। एसिमुलेशन के कारण सब समाज के संपर्क आए
में आने वाले जनजातीय सदस्य उनके विचार, जीवन पद्धति, संसाधनों को आत्मसात करने लगे, जिससे परंपरा और आधुनिकता के कारण वर्तमान में जनजातीय समाज जो है पूरा वो एक विभ्रम की स्थिति में खड़ा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं कि सीधे जाऊं। ये कुछ परिस्थितियां मेले, साप्ताहिक बाजार में जनजातीय समाज की वित्तीय दृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। जितने भी मेला है, बाजार है, इनकी जनजातीय समाज को समाप्त कर रहा है। शिक्षा ने इनके प्रवेश के अनुकूल प्रवेश ना किए जाने से ये लाभान्वित नहीं हो पाए। वहीं एकीकरण का अभाव होता है जनजातीय समाज में, इंटीग्रेशन का। एकीकरण के कारण अपनी पृथक संस्कृति और पृथक जीवन यापन करते हैं। ये विकसित होने की अपेक्षा समस्याग्रस्त होते जा रहे हैं और समाज के साथ एकीकृत भी नहीं हो पा रहे, इंटीग्रेशन भी नहीं हो पा रहा। तो इस आधार पे ठक्कर बापा ने, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मंडला के, इन्होंने कुछ समस्याएं इनकी बताई, जिसमें गरीबी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, निरक्षरता, स्वास्थ्य, पहुंचमार्ग का अभाव, लैक ऑफ अप्रोच रोड, जहाँ ही रहते हैं वहाँ तक पहुंचमार्ग का अभाव है, प्रशासनिक दोष, नेतृत्व का अभाव, ये समस्याएं। वहीं डॉक्टर GS घुरिये ने इनको 3 उसमें बांटा है। उन जनजातियों की समस्याएं जो हिंदू समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी है, एकीकरण की लड़ाई लड़ रही, जैसे राजगौड़, गौड़ जो अब राजगौड़ के नाम से काफी आगे, उनकी अपनी समस्या है। उन जनजातियों की समस्याएं जिनका हिंदुओं से संपर्क होने के कारण आंशिक हिंदूकरण नहीं हो पाया है, जैसे भील, भारिया। उन जनजातियों की समस्याएं जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, जिन्होंने परिवर्तन के प्रति विरोध जगाया कि हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। इसमें खासी, गारो आती है नॉर्थ ईस्ट की। ये 3 प्रकार से घुरिये ने इनकी समस्याओं को विभक्त किया। अब इनके मेन जो कारण हैं समस्या के, पहला तो है दुर्गम निवास। ये रहते ऐसे दुर्गम स्थानों में रहते हैं जहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, संचार नहीं है, मतलब उपलब्धता ही नहीं है संचार साधनों की, पहुँच मार्ग की, जिससे सब समाज के संपर्क से दूर हो जाते हैं। दूसरा, सब समाज से इनका संपर्क नहीं है। सब समाज के संपर्क ना आना भी जनजातियों में एक समस्या का कारण है। दूसरा, शोषण। सब समाज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, प्रशासक हैं, ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं, महाजन हैं, ये पक्ष जो है, प्रशासकीय पक्ष, ठेकेदारी पक्ष, इन लोगों ने क्या, जनजातियों की सरलता और सच्चाई का बहुत फायदा उठाया। उनकी ईमानदारी, सरलता, सच्चाई का फायदा उठाकर उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं देते हैं, वनोपज उनसे सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन ये गरीबी में लिप्त होते जा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही। शासन व्यवस्था। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। शासन व्यवस्था के जो स्थापित नियम हैं, कायदे कानून हैं, उन्होंने भी जनजातीय समाज के लिए बहुत सी समस्याएं पैदा कर दी हैं। जंगल के कड़े कानून के कारण अब उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है। ये बेसिक फैक्ट हैं जो जनजातीय समाज के हैं। अब समस्याएं क्या हैं इनकी, देखिए। पहले, खाद्य समस्या। दुर्गम स्थानों में, पहाड़ी जगह में एकांत में रहने के कारण खाद्यान्न इनके लिए बड़ी मुख्य। जंगल की जो कंद मूल, फल, पत्तियां प्राप्त होती हैं, जानवरों का शिकार अब प्रतिबंधित हो गया है, उसी पे निर्भर है। परंपरागत तरीके से खेती करते हैं जिसमें पर्याप्त अन्न नहीं मिलता, तो इनके पास साल भर खाद्य समस्या रहती है। आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में एक पातालकोट वैली है, छिंदवाड़ा से 90 किलोमीटर दूर तामिया में। ये एक कटोरे जैसा है, कई हजार किलोमीटर का कटोरा है, जो गहरा है काफ़ी। यहाँ पहुँचने में ही आपको काफ़ी समय लगेगा, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। एक कटोरे नुमा है जिसमें भारिया आदिम जनजाति रहती है, प्रिमिटिव ट्राइब। इनके 29 गांव हैं जो पातालकोट कहलाते हैं। ये काफ़ी ऐसा बाउल टाइप का है, घिरा हुआ है, मतलब ऊपर से सड़क मार्ग से इनकी कम से कम जो है 3 से 5,000 फीट गहरा है, और भी ज़्यादा गहरा है। सूरज की सीधी रोशनी नहीं पहुंचती। 12 बजे के बाद तो धीरे धीरे सूरज यहाँ पे अंधेरा छाने लगता है। तो यहाँ खाद्यान्न की जो वनोपज मिलती है, जो कुछ मिलता है, उसी पे जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनकी खाद्यान्न की समस्या आ गई है। आवास समस्या। आवास भी जनजातियों की एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि इनके घर घास फूस, लकड़ी, मिट्टी के अस्थायी होते हैं। इसमें अस्वास्थ्यप्रद रहता है, हवा रोशनी का अभाव रहता है। जहाँ रहते हैं वहीं अपने जानवरों का भी निवास रहता है। डिडोरी के पास बैगा चक है, बैगा भी जो है आदिम जनजाति है। इनकी झोपड़ी जहाँ है, जहाँ ये निवास करते हैं, सामने वहाँ ये सुअर पालते हैं। अब सोचिए, सुअर पालन भी हो रहा है, गंदगी भी है, उसी में निवास कर रहे हैं, तो अस्वास्थ्यप्रद आवास समस्या भी इनकी एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऋणग्रस्तता।
बहुत ही सरल भोले भाले होने के कारण, सरल स्वभाव के कारण ये जो वनोपज है व्यापारी, साहूकार, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनका शोषण होता है। विवाह, जन्म और मृत्यु के अवसर पर सामूहिक भोज के लिए ये कर्ज लेते हैं और फिर उसके कर्ज में स्थानीय साहूकारों के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में रहते हैं और मकड़ जाल से निकल नहीं पाते। तो ऋणग्रस्तता इनकी एक समस्या है। इनके यहाँ ऋणग्रस्तता एक बहुत बड़ी समस्या है। जनजाति समाज जो वनोपज इकट्ठा करता है, खासतौर से छिंदवाड़ा के जो आदिवासी हैं, गौड़ और भारिया और कुछ कोरकू वगैरह भी हैं, ये लोग चिरौंजी, अचार जो होता है उससे चिरौंजी निकालते हैं, ड्राई फ्रूट्स। अब वो ला के देते हैं, साहूकार इनसे पूरे बोरे के इनको मात्र 100-200 रुपये दे देता है और वो बाजार में 1000 से 1500 रुपये किलो के भाव से बिकती है। अब सोचिए उनको कुछ नहीं मिलता, जबकि वो अचार से निकालते हैं, फोड़ते हैं और उनको मात्र टोकनी के हिसाब से, एक टोकनी आपने 10 रुपये दे दी है, 100 रुपये, बहुत हुआ तो 100 रुपये दे दिए। ये झूम खेती, जनजाति समाज क्या है, परंपरागत कृषि नहीं करता, झूम खेती, ये इसको कहते हैं। जनजाति समाज क्या करता है, एक जगह जमीन को अपनी खेती योग्य बनाता है और वहाँ पे जो सूखे पत्ते वगैरह रहते हैं, घास वगैरह रहती है, सूख जाती है गर्मी में, उसमें बीज छिड़क देता है, फैला देता है और फिर जैसे बारिश का पानी आता है तो वो उसमें अंकुरित हो जाते हैं। फसल काट लिया, फिर इसके बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह फिर ऐसे खेत बनाता है। ये कहलाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें जंगलों को जलाकर बीज बोए जाते हैं। वन अधिनियम के कारण झूम खेती आज प्रतिबंधित हो गई, तो इनके सामने कृषि की समस्या आ गई। जंगल संबंधित समस्याएं, वन आदिवासियों का जीवन है, वन इनकी आजीविका निर्वाह का प्रमुख साधन है। वन की रक्षा और पर्यावरण संतुलन के कारण ये उसी में जीवन यापन करते हैं, लेकिन कठोर वन अधिनियम से अब इनके सामने आजीविका का संकट आ गया। जंगल के ठेकेदार भी जनजातियों से कम मजदूरी पे काम कराते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन के अभाव में अधिकांश जनजाति समाज कुपोषण का शिकार है। इनका रहन सहन, जागरूकता की कमी, गंदे पानी का सेवन, साफ सफाई से ना रहने के कारण ये गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। बैगा आदिवासी तो महीनों नहाते नहीं, इनका आवाज सुअर के साथ होता है, जिससे अस्वस्थ वातावरण के कारण ये बहुत समस्याग्रस्त रहते हैं और बीमार पड़ने पर वैज्ञानिक चिकित्सा नहीं करा के झाड़ फूक देशी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे इनको स्वास्थ्य लाभ भी देर से होता है। लोक संस्कृति, आधुनिक सभ्यता और बाह्य समूह के संपर्क के कारण जनजाति समाज अपनी परंपरागत लोक संस्कृति और ललित कलाओं से दूर हो रहा है। ये कुछ इनकी समस्याएं। अब इसमें बेसिक अपन देखते हैं, पॉवर्टी, निर्धनता। निर्धनता खाली जनजाति समाज नहीं, पूरे भारत की एक प्रमुख समस्या है। विभिन्न योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजाति विकास, इन सारी योजनाओं में औद्योगिकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति अवश्य हुई है, लेकिन गरीबों का फिर भी जीवन स्तर उन्नत नहीं हो सका। आज भी देश के 40 से 60% आबादी का जो जीवन यापन है लो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है। इसमें से 8% आबादी तो आपकी जनजाति समाज सम्मिलित है। ये इनकी मौलिक समस्या है, निर्धनता। मनुष्य के पास जब आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पाने के लिए पर्याप्त आय नहीं होती, तो उसे कहा जाता है कि ये निर्धन है। भारत सरकार ने तो इसके मानक रखे हैं कि 2140 कैलोरीज ऊर्जा प्रतिदिन व्यक्ति को मिले गांव में, और शहर में और वार्षिक आमदनी 11,000 रुपये से कम है तो वो निर्धन माना जाएगा। अब ग्लिन कहते हैं, समाजशास्त्री ग्लिन के अनुसार निर्धनता समाज की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय या मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं रख पाता। पोडार ने कहा कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की स्थिति है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। अब ये निर्धनता है, इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक पूर्व कमिश्नर हैं छत्तीसगढ़, जो आजकल हो गया है, पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पूर्व कमिश्नर थे पूरे मध्य प्रदेश, एक था ब्रह्मदेव शर्मा जी। उन्होंने कहा था शासकीय योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होने से जनजाति समाज 5 स्तरों पर वंचित हुआ। पहला, साधनों पर जो उनके परंपरागत अधिकार थे उन्हें मान्यता नहीं दी गई और इसके लिए उन साधनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। काम करने वालों को उत्पादन के साधनों से अलग किया गया। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नहीं दी गई।
उनकी स्वाधीनता का सौदा किया गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें अपने को हीन और वंचित समझने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे उन्होंने अपनी इज्जत और सम्मान की भावना समाप्त हो गई। बी.डी. शर्मा जी ने बस्तर और पूर्वोत्तर राज्यों का अध्ययन कर स्पष्ट किया था, जनजातियों के वन उत्पादन से संबंधित परंपरागत अधिकार छिन जाने से अच्छी उपजाऊ जमीन उन लोगों के पास चली गई जो समाज के नहीं थे, जिसके चलते ये दिन प्रतिदिन निर्धन से निर्धन होते चले जा रहे हैं। उन्होंने जबलपुर में बरगी बांध के हजारों गौण विस्थापनों का बताया कि वो आज भी दर्द झेल रहे हैं। सरकारी प्रयास जो है उनका क्रियान्वयन उचित नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज पिछड़ता चला जा रहा है, गरीब होता चला रहा है। इसके कुछ कारण है। एक तो शिक्षा, जनजातीय समाज शिक्षा से वंचित है। 1931 की जनगणना में सिर्फ 0.7% जनजातीय समाज शिक्षित थे। 2000 में यह बढ़कर 31.6% हुई, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता हमारी 66%। अभी भी 38% ही साक्षर है। परंपरागत कृषि करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, जो शिफ्टिंग के कल्टीवेशन वगैरह है। कड़े अधिनियम है, वन अधिनियम कड़े होने से इनके वनों से संपर्क इनका कम गया, वनों पे इनका अधिकार नहीं रहा। रोजगार का अभाव, दुर्गम स्थानों में रहने के कारण ये रोजगार से वंचित हैं। परंपरागत रोजगार नहीं होने से पर्याप्त आय नहीं थे। मादक द्रव्य, जनजातीय समाज नशा भी बहुत करता है। ये स्वयं शराब बनाते हैं मोहियों की और पीते हैं, तो उसके कारण इनको रोजगार भी नहीं मिलता और धीरे धीरे निर्धन होते जा रहे हैं। एक है ऋणग्रस्तता। सबसे गंभीर समस्या इनमें ऋणग्रस्तता की है। ये अशिक्षित होते हैं, भोलेपन इनका होता है, बहुत सरल होते हैं, तो सर्वाधिक शोषण इनका बाह्य समाज द्वारा किया जाता है। साहूकार जो हैं स्थानीय, वो इनको हमेशा ऋण देके, उधार नमक देके, खासतौर से नमक ही इनके लिए सब जीवन का वो है, नमक और खेती का बीज, उसको देके उधार में इनसे वसूली करते रहते हैं और दिन प्रतिदिन ये गरीब होते जाते हैं। ऋणग्रस्तता और दरिद्रता जो है दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन आवश्यक नहीं कि प्रत्येक दरिद्र ऋण ले। सागर के प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर श्रीनाथ शर्मा जी ने ऋण की व्याख्या समाजशास्त्री थॉस्टिन वेबलन के सिद्धांत पे की थी। कहा था, आकर्षक भोग के लिए व्यक्ति ऋणग्रस्त हो सकता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक विपदाओं के लिए भी व्यक्ति या परिवार को ऋण लेना पड़ सकता है। और जनजातीय समाज में ये एक महत्वपूर्ण समस्या है कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वन अधिनियम हो गए, तो वो धीरे धीरे साहूकारों के चंगल में फंस जाते हैं। और मूलतः जनजातियों में ऋणग्रस्तता का मूल कारण निर्धनता और अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था। ये श्रीनाथ शर्मा जी सागर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, प्रख्यात समाजशास्त्री, उनका कथन है। उनने अध्ययन करा था जनजातीय समाजों का। ये अब उन्होंने बताया कि ऋणग्रस्तता के लिए निम्न परिस्थितियां उत्तरदायी है। भूमि और वनों पर जनजातीय अधिकारों की समाप्ति हो गई, परंपरागत कृषि में आज तक लिप्त है वो, अज्ञानता और शिक्षा, भागवादी प्रवृत्ति और संकुचित विचारधारा, जातीय पंचायत पे जुर्माना और फिजूल खर्ची, ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण वो सदैव ऋण में ग्रस्त रहते हैं। अब इसके कारण क्या है कि इनमें ऋणग्रस्तता के विभिन्न कारण हैं। सांस्कृतिक कारण, मेला, मड़ई, दशहरा में अंधाधुंध व्यय करते हैं जब होता है त्यौहार। मनोवैज्ञानिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। बंधुआ मजदूरी है, बेगार, भूस्वामित्व की समाप्ति, शारीरिक शोषण, ये प्रमुख समस्याएं। तो ऋणग्रस्तता भी जनजातीय समाज की एक प्रमुख समस्या है। अब एक और समस्या है इनकी, लैंड एलिनेशन, भूमि पृथक्करण। भूमि पृथक्करण एक प्रमुख समस्या है। भूमि पृथक्करण का तात्पर्य भूमि से पृथक करना। आज भारत की अधिकांश जनजातियां भूमि पृथक्करण से ग्रसित हैं। 88 देश की जनजातीय संख्या का लगभग 88% कृषक हैं। इनके लिए भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इन्हें उनकी भूमि से पृथक कर दिया जाता है तो इनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। भूमि पृथक्करण वास्तव में भूमि और दूसरा पृथक्करण, भूमि का अर्थ जमीन या भूमि, और जनजाति के लिए इनकी आजीविका है। इसलिए इनको पृथक कर देना यानी अलग कर देना, जिसके कारण इनकी आजीविका ही समाप्त हो जाती है। और जनजातियों का अपने भूमि के प्रति विशेष लगाव होता है, विशेष आकर्षण होता है, क्योंकि उसमें वो सदियों से निर्भर रहते हैं। जब वहाँ पे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दुर्गम स्थानों में सरकार ने कुछ कानून बनाए, है ना, वहाँ पे 1916 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था कि भूमि की उपयोगिता पर प्रतिबंध लगा दिया, वन क्षेत्रों में इनके लिए न्यूनतम मजदूरी करी। धीरे धीरे वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया, इनको इनकी भूमि से पृथक कर दिया, इनको फिर बसाहट दूसरी जगह कर दी विकास के लिए। विकास के मध्य में कई वन हमारे उजड़ गए, तो इनकी आजीविका धीरे धीरे बिगड़ती है। जैसे भारत ने जबलपुर के पास बरगी डैम बनाया गया,
तो वो जो ग्रामीण था वहाँ जनजाति जो थे उनको वहाँ से पृथक किया गया, तो भूमि पृथक का। तो ये जो भूमि की मांग जो बढ़ती जा रही है, इसमें जनजाति क्षेत्रीय सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये गरीब होते जा रहे हैं। 1991 का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश जो आजकल उत्तराखंड में चला गया है, थारू और बुक्सा जनजाति के पास 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि थी, लेकिन आज उनके पास सिर्फ 30,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है, बाकी शासन द्वारा अधिकृत कर ली गई। तो ये जो बेदखल हो रहे हैं, इसमें धन का अभाव रहता है, प्राकृतिक कारक हैं। अक्सर आप देखेंगे उत्तराखंड में बाढ़ वगैरह आती तो गांव के गांव बह जाते हैं। शासन द्वारा भू अधिग्रहण, शासन जमीनें ले लेता है। बरगी डैम के लिए जमीन ले ली गई। हर्षुद गांव सरदार सरोवर परियोजना में खाली कराया गया, जिसमें 2 लाख भील आदिवासी युवक 1995 के आसपास विस्थापित हुए थे। वहाँ एक छनेरा गांव में इनको करा गया, हर्षुद को खाली करके एक छनेरा बना दिया गया। तो आप सदियों से जब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूसरे शहर दूसरे स्थान में जब करते हैं तो भूमि पृथक्करण के कारण ये मानसिक रूप से भी गरीब हो रहे हैं। बाह्य समूह के स्वार्थ, नक्सली आतंकवादी ने इनके भूमि पृथक्करण कर रहा है कि कारण नक्सली आतंकवादी मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल जिलों में इनको अपनी सुरक्षा भी करना पड़ रही है ना। तो उसके कारण ये अपनी भूमि से पृथक हो रहे हैं। इसी तरह से कश्मीर, पंजाब, असम में भी पूर्वोत्तर राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ आतंकवादियों के डर से भी अपनी भूमि से पृथक हो जाते हैं। ये बहुत सरल होते हैं, ये कोई झगड़ा झांसी नहीं करना चाहता, अपनी जमीन खुद ही छोड़ देते हैं। तो ये जो है प्रण, इसके कारण ये मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। इसके लिए वास्तव में होना क्या चाहिए कि सरकार को आगे आना होगा। सरकार को इनमें संरक्षण की चेतना और सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगी। इनको विकास की गति में लाने के लिए इनके लिए दुर्गम स्थलों में संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेगा, कृषि को विकसित करना पड़ेगा, इनके हस्तशिल्प की मार्केटिंग करना पड़ेगी, इनके लिए बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा। एक और है जनजाति समस्या, बेरोजगारी। बेरोजगारी हालांकि पूरे सब समाज की है, लेकिन जनजाति समाज में अपनी परंपरागत कलाएं थी। ये लकड़ी का काम बहुत बढ़िया करते हैं, मिट्टी का काम बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे औद्योगिकरण के दौर में अपनी परंपरागत कलाओं से ये दूर होते जा रहे हैं, ये भूलते जा रहे हैं। परंपरागत कलाओं से भूल जाने के कारण जनजाति समाज सिर्फ नौकरी देख रहा है, वो नौकरी करना चाहता है, स्वरोजगार नहीं कर रहा है। अपने बेरोजगारी इसलिए हो रही कि ये अपने जो संसाधन इनके थे खुद बनाते थे, बहुत से झाड़ू बनाते थे, चटाई बनाते थे, अपने घर खुद बनाते थे। अब ये बाजार पे डिपेंड हो गए, तो जिनके कारण निरंतर जीविकोपार्जन के लिए शहर की ओर पलायन करते हैं, और शहर में भी रोजगार घट रहे हैं, जिससे इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो भूमि पृथक्करण, बेरोजगारी, गरीबी, ये कुछ बेसिक समस्याएं हैं जनजाति समाज की, जिसके कारण पूरा जनजाति समाज ग्रसित है और वो विकास की दौड़ से धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है।